हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, ये केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम जेई एडवांस का जो 2017 का पेपर 1 था उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गैसियस स्टेट का दिया है, सॉरी थर्मोडायनामिक्स का दिया है। इसमें क्या बोला है कि एक आइडियल गैस जो है वो एक्सपांड करती है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या होगा। तो देखो, करेक्ट स्टेटमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन वर्क डन का दिया है और उसमें ये बोला है कि अगर मेरे पास रिवर्सिबल एक्सपांशन है एडियाबैटिक के केस के लिए और आइसोथर्मल के केस के लिए, तो उनमें वर्क डन जो रहेगा वो कैसे रहेगा, क्या ऑर्डर रहेगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करो, ग्राफ बना लो। ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेंगे हम P वर्सेस V का, क्योंकि हमें पता है वर्क डन अंडर दिस कर्व is equal area under this curve is equal to the work done by that gas। तो होता क्या है, ये भी पता है कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है एक्सपेंशन के केस में एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है अपने पास आइसोथर्मल का ग्राफ और ये है मेरे पास एडियाबैटिक का ग्राफ, और दोनों सेम V2 कंडीशन तक जा रहे हैं। दोनों की कंडीशन सेम है, P1 V1 से शुरू हुए हैं और V2 तक पहुंच रहे हैं। ओके, तो अब अपने पास ये जो है यहाँ से जो एक्सपेंशन है वो किसको बिलोंग करता है मैम, आइसोथर्मल को बिलोंग करता है। ठीक है, अब दूसरा जो ग्राफ है वो मैम किसको बिलोंग करेगा, एडियाबैटिक को करेगा। दोनों में ही हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो वर्क डन दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। तो अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूँ तो आइसोथर्मल का ये पूरा वर्क होगा, आइसोथर्मल के अंदर जो ये एरिया आएगा ये होगा, और एडियाबैटिक के जो होगा, एडियाबैटिक में कौन सा आएगा, सिर्फ ये पार्ट। तो दोनों में से कौन वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, साफ साफ दिख रही है कि आइसोथर्मल वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है। मतलब वर्क डन बाय आइसोथर्मल, जो आइसोथर्मल कंडीशन पे हो रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। तो उसने यही बात लिखी है कि वर्क डन जो गैस के द्वारा होगा वो कम होगा जब वो एडियाबैटिक कंडीशंस में एक्सपांड करेगी एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कंडीशंस। तो ए आंसर इज वेरी वेरी ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। देखो, अब इन दोनों के ही केस में उसने इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो काउंट किया है, डेल्टा यू बताया है। अब आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी होता है मैम, है ना। मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर मैम टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चा तो डेल्टा टी जीरो हो गया, और अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू अपने आप ही जीरो हो गया। तो अगर मेरे पास T1 T2 की कंडीशन इक्वल है, जैसा कि उसने बोला भी है, T1 इज इक्वल टू T2 है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के केस में, तो डेल्टा टी जो है वो जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर फर्स्ट केस इज जीरो। अब मैं आती हूँ सेकेंड केस पे। इससे बोला है जो सेकेंड केस है एडियाबैटिक कंडीशंस का, जहां पर T1 और T2 जो है वो सेम नहीं है, उसमें डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है वो एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। मतलब मेरे पास कूलिंग होती है ना, कूलिंग होती है ना। तो T1 जो है वो ज़्यादा है T2 से, मतलब हम डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा, मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव नहीं है, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लियर। अब नेक्स्ट पूछा है अगर एक्सपांशन फ्रीली होता, मतलब फ्री एक्सपांशन की बात कर रहा है, तो उसने बोला है अगर फ्री एक्सपांशन है तो वो एडियाबैटिक का केस भी होगा और आइसोथर्मल का केस भी होगा। ठीक है, तो होगा कैसे, लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर हमारे पास मान लो पहले कंडीशन आइसोथर्मल की है, आप क्या करो, पहले कंडीशन देखो, पहले कंडीशन आइसोथर्मल की है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है बेटा, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा यू जीरो है। ये तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। अब डेल्टा यू मेरे को पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है Q प्लस W के बराबर होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, कोई डाउट इसमें। तो Q प्लस W जो है वो जीरो के बराबर हो गया, और क्योंकि फ्री एक्सपांशन है तो W तो जीरो होगा ही होगा। हाँ जी, किसी को ये भी नहीं पता कि फ्री एक्सपांशन में जीरो कैसे होता है।
पी एक्सटर्नल 0 हो गया ना, पी एक्सटर्नल 0 है, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होता है, और अगर पी एक्सटर्नल 0 हो गया मतलब बाहर प्रेशर लग ही नहीं रहा तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा गैस को, तो वर्क डन इज 0, इजिली एक्सपांड कर जाएगी। तो देखो अगर वर्क डन 0 है और कंडीशन आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक अपने आप हो जाएगा, क्योंकि W 0 हो गया तो Q भी 0 हो गया, मतलब अगर आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक हो गया ना। ओके, अब इसी में हम लोग अगर बात करें, अगर एडियाबैटिक कंडीशन है, अगर मेरे पास एडियाबैटिक कंडीशन है, मान लो मेरे पास एडियाबैटिक कंडीशन है, तो एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, Q0 का मतलब क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W, और डेल्टा U इज इक्वल टू W मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 मतलब डेल्टा T 0, और डेल्टा T 0 मतलब कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट है, विच मीन्स आइसोथर्मल कंडीशंस है। तो हमारे पास ये अपने आप ही हो गया सी वाला ऑप्शन। डी, वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम दिस टू दिस अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1। देखो अब हमें जो कंडीशन दी है वो इरिवर्सिबल की दी है, ना कि रिवर्सिबल की, तो जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ये ना होकर ग्राफ क्या हो जाएगा, P वर्सेस V का ऐसा होगा, और हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1, मान लो P1 यहाँ पर है और P2 यहाँ पर है, तो P2 V2 और ये P1 V1, इतना समझ में आ रहा है, दो कोऑर्डिनेट्स P1 V1 का और P2 V2 का। तो हमें पता है ग्राफ में ऐसा प्लॉट करते हैं ना इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए वो वाला ग्राफ नहीं आता, कॉन्टिन्यूस वाला ऐसा ग्राफ आता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसमें एरिया अंडर दी वर्क डन वो ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है, मैक्सिमम होगा, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल कंडीशन मैक्सिमम रहता है, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्योंकि अगर हम रिवर्सिबल देखें तो रिवर्सिबल तो ऐसा आएगा ना, तो रिवर्सिबल का तो ये होगा जो कि कम है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन IUPAC का है, ऑर्गेनिक का है, इजी क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इसका IUPAC नेमिंग क्या रहेगी। तो देखो सबसे पहला नाम तो क्या हो सकता है, क्लोरीन और CH3 में से क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे, 1 नंबर उसको देंगे, अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, दोनों ही सब्स्टिट्यूट है, बट अल्फाबेटिकली क्लोरो जो है C पहले आता है एज कंपेयर टू M, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। इजी सा था पहला ऑप्शन, ये सीधा ऑप्शन सही हो गया। एक और ऑप्शन हो सकता है, हम बेंजीन के साथ जब CH3 अटैच होता है तो उसे टॉलुईन भी बोलते हैं, तो हम इसको 4 क्लोरो टॉलुईन भी बोल सकते हैं। तो B एंड C आर करेक्ट ऑप्शंस। डी गलत है क्योंकि क्लोरो पहले आना चाहिए ना कि मिथाइल, क्योंकि C पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और A भी गलत होगा क्योंकि वहां पर हमारे पास क्लोरो को पहले लिखना चाहिए था एज कंपेयर टू मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन का है, ग्राफ दिया है हमें, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे कि L और M दो लिक्विड्स हैं, उन L और M को क्या किया है मैंने, मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद एक ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर ऑफ L का प्रेशर लेके L और M जो दो लिक्विड्स थे उनमें से L का प्रेशर प्लॉट किया है अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ M। ओके, मतलब दोनों अलग अलग लिक्विड्स के वो है यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहला क्या करो, इक्वेशन लिख लो इस ग्राफ की। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अगर राउल्स लॉ होता तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती, हमें पता है PL इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ L इंटू P नॉट ऑफ L। ये PL जो है प्रेशर ऑफ लिक्विड, L है मिक्सचर में, XL मोल फ्रैक्शन है, और P नॉट L जो है वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर PL इज इक्वल टू, अब हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो XM के टर्म्स में लेनी है, और हमें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होती है, तो 1 माइनस XM इंटू P नॉट L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PL इज इक्वल टू P नॉट L माइनस XM इंटू P नॉट L। So this is your graph where intercept is P नॉट L, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू C प्लस MX से, जिसमें स्लॉप जो है वो नेगेटिव आएगा। ओके, अब ऑप्शंस में क्या क्या बोला है कि पॉइंट Z क्या रिप्रेजेंट करता है।
देखो XM यहाँ पर 0 है, अगर XM 0 है तो ऑफ कोर्स ही बात है XL 1 होगा, मतलब यहाँ पर टोटल जो प्रेजेंट होगा वो लिक्विड L ही प्रेजेंट होगा। अगर टोटल लिक्विड L ही प्रेजेंट है तो ये जो Z पॉइंट है वो प्रेशर ऑफ लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी प्योर वाले को। मतलब सिर्फ जब लिक्विड L प्रेजेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो P0L रहेगा, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर A, C और D में से अगर मैं बात करूं तो D ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है ये चीज कि राउल्ट्स लॉ जो है वो ओबे होगा जब एक्सेल 1 की तरफ टेंड्स कर रहा होगा, क्योंकि देखो ना डेविएशन बहुत कम हो रहा है। अगर हम देखें तो ग्राफ लाइन सीधी आनी चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, बट ग्राफ जो है वो डेविएट कर रहा है और यहाँ पर डेविएशन बहुत कम है। मतलब जब एक्सेल की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो राउल्ट्स लॉ जो है वो डेविएट नहीं हो रहा, वो फॉलो हो रहा है। क्लियर। अब बी ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। बी ऑप्शन में बोला है अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो है लिक्विड LL में, प्योर लिक्विड L में और MM में वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू LM। तो देखो यहां पर अगर मैं देखूं जब सॉल्यूशन में मिक्स किया है तो पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब तो यही होता है ना कि जब हम लोग दो सॉल्वेंट्स को मिक्स करते हैं, दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं AB को, तो उनकी इंटरेक्शंस वीक होती हैं उनके अपने प्योर लिक्विड की इंटरेक्शन से। यही तो होता है पॉजिटिव डेविएशन का मतलब। तो इसमें यही तो बोला है कि LL और MM जब प्योर फॉर्म में थे तो उनकी जो अट्रैक्शन थी वो स्ट्रॉन्गर थी एज कंपेयर टू LM वाले से। ओके, तो यहां पर हमारे पास बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मैम? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास किसका है? ऑर्गेनिक का है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हो क्या रहा है, हमारे पास एक ट्रांस दिया है और एक सिस दिया है, ठीक है, और फिर ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि ब्रोमीन का एडिशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो समझेंगे। एंटी एडिशन का मतलब है, मान लो मेरे पास ये डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन सबसे पहले जाके इस पे क्या करेगा? ब्रोमीनियम आयन बनाएगा। ओके, क्लियर है? ब्रोमीनियम आयन बनाएगा और फिर उसके बाद ब्रोमीन नेगेटिव, बेसिकली यहाँ पर ये भी डैश फॉर्म में ही होगा, ये टूट रहा होगा ना बॉन्ड, ब्रोमीन नेगेटिव, क्योंकि इस साइड तो ब्रोमीनियम आयन है, हिंड्रेंस है, तो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, ये बैक अटैक जाकर करेगा। तो ब्रोमीनियम आयन, एक ब्रोमीन इस साइड से लगा, दूसरा ब्रोमीन इस साइड से लगा, तो ऐसे कंडीशन, ऐसे अटैक को हम एंटी अटैक बोलते हैं, एंटी एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन कौन सा एडिशन शो करता है? एंटी एडिशन शो करता है। तो मैम सिन एडिशन जैसा भी कुछ होता होगा? बिल्कुल होता है। कौन शो करता है? बहुत सारे करते हैं, जैसे H2 इन पैलेडियम निकल सिन एडिशन शो करता है। KMnO4 जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करता है डबल बॉन्ड पे, वो भी सिन एडिशन है। तो बेसिकली सिन एडिशन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि डबल बॉन्ड को जो रिएजेंट है वो दोनों कार्बन पे सेम तरफ से अटैक करे। मान लो ये डबल बॉन्ड है तो दोनों सेम से जा रहे हैं, और अगर हमारे पास एंटी है तो एक इधर से जा रहा है, दूसरा पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा। ओके, तो ओके मैम, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि सिस है या ट्रांस है, कि सिस होगा या ट्रांस होगा, इससे कैसे जज करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो जब हमारे पास, ये आपको ट्रिक याद रखनी होती है कि जब मेरे पास ट्रांस का एडिशन होगा, ट्रांस है अल्कीन और उस पे एंटी एडिशन होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो मीजो बनेगा। मीजो कंपाउंड आप जानते ही हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं आपने अच्छे से। तो जब हमारे पास ट्रांस एडिशन हो रहा है तो जो M और N बनेगा ना, देखो बेसिकली बनना तो क्या है, बनना मेरे पास ये है, C है, H है, CH3 है और CH3 है। एक तरफ ब्रोमीन इधर लगेगा, दूसरी तरफ ब्रोमीन इधर लगेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। मतलब ब्रोमीन एक तरफ इधर, एक तरफ उधर, बेसिकली ब्रोमीन का एडिशन ही होना है दोनों पे। अब मैं इसको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की फॉर्म में दिखाऊं, जो कि मैं फिशर प्रोजेक्शन में दिखा रही हूं, तो मीजो का मतलब दोनों ब्रोमीन एक तरफ हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ हो, CH3 इधर हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मीजो है ये है क्या? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन, मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट इसका डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये क्या होता है, M और N ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे, मीजो तो एक ही बनेगा ना, है ना, क्योंकि अगर ब्रोमीन ब्रोमीन इधर लगा भी दोगे तुम तो वो आइडेंटिकल होगा इससे। ओके, अब उसके बाद जब सिस पे एडिशन करेंगे
देखो जब ट्रांस पे किया एंटी एडिशन तो मिजो मिला, अब आपने एक सेम रखा एंटी तो दोनों बदल जाएंगे। सिस से क्या मिलेगा, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर मतलब H3O प्रोडक्ट मिलेगा, H3O प्रोडक्ट मिलेगा। 3O प्रोडक्ट मतलब कि अपने पास जो O और P मिलेगा उसमें CH3 क्योंकि ब्रोमीन एंटी अटैक कर रहा है तो ब्रोमीन जो है एक बार इधर लगा है एक बार इधर लगा है सिस पोजीशन पे, और ये बनेगा। और एक और बनेगा इसकी मिरर इमेज HBr CH3। इनमें से एक O है और एक P है, मुझे नहीं पता कौन सा क्या है बट एक O है और एक P है। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो आपको यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखनी थी, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब ABCD आप देख ही लोगे खुद से कैसे। M और O जो है वो इनांशियोमर्स हैं क्या? M ये है, O इनमें से एक है, तो दोनों इनांशियोमर तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। इनांशियोमर्स क्या होते हैं? इनांशियोमर्स वो होते हैं जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की और जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। बट ये तो मिरर इमेज है ही नहीं ना, ये तो डार्क स्टीरियोमर्स हो जाएंगे। क्या ब्रोमिनेशन ट्रांस एडिशन करता है? ट्रांस एडिशन का मतलब वही एंटी एडिशन करता है, बिल्कुल करता है मैम, बी हो जाएगा। O और P क्या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं? O और P क्या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं? नहीं है, दोनों इनांशियोमर्स हैं एक दूसरे के, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images of each other, so they are not identical. D क्या हो जाएगा? M और O, N और P डैश स्टीरियोमर्स हैं, बिल्कुल है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मिरर दोनों के दोनों मिरर इमेज नहीं है तो ये होंगे D और D ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? एडिशन कर रहे हैं हम लोग। Addition of excess aqueous ammonia to a pink colored aqueous solution of this। देखो आपको X दिया है, पहले लिख लो। X दिया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MCl2 ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, पहले पूरा इसे डायग्राम बना लो ताकि इजी रहे विजुअलाइजेशन। अब इसमें NH4Cl, अगर मैंने NH4Cl डाला और एयर से पास कराया तो एक Y कंपाउंड बना जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन Y जो है वो 1:3 है। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? केटायन जो है वो 1 है तो एनायन के 3 आयन्स हैं। ओके, फिर एक्सेस ऑफ X की रिएक्शन HCl से कराई। ओके मैम, रूम टेम्परेचर पे कराई तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना Z, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स Z। ओके ठीक है, कर लेंगे हम ये भी। फिर बोला है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आया X और Z का 3.87 आया, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी 3 रहे होंगे और इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 ही रहे होंगे बच्चा। और 0 आया कॉम्प्लेक्स Y का, मतलब ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये सारी हिंट हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स पता लगाएंगे। अब आपको बताना है अलग अलग स्टेटमेंट Y X Z को लेके, तो इसमें सबसे पहले अच्छा तरीका है कि हम चूज करें कि X कौन सा है, Y कौन सा है और Z कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले जो हिंट है ना आपके लिए वो है ये पिंक कलर्ड एक्वा सोल्यूशन। अब कलर अगर हमें याद है तो ये यहाँ से ये पता चलता है कि कलर याद करना जरूरी है, तो आपको पिंक कलर सोल्यूशन दिया है। पिंक कलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोबाल्ट 2+ जो होता है उसका एक्वा सोल्यूशन जो है वो पिंक कलर का होता है। ओके, तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ पर ये X जो होगा वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होगा, और क्योंकि वाटर यहाँ पर लिगेंड्स हैं तो वाटर जो है वो एज अ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे X में, तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया और Cl2 जो है वो बाहर रह गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, इसलिए Cl2 को बाहर रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। और अगर वाटर बाहर रहता है तो वो निकल जाएगा, तो वाटर को बाहर नहीं रखेंगे। अब कोबाल्ट 2+, अब मैं वेरीफाई कर लेती हूँ कि ये क्या कोई और तो नहीं है कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट 2+ जो है वो D7 होता है कि नहीं होता है? D7 होता ही है। ओके, और अगर ये D7 है और इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब H2O जो है वो वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, मतलब कोई पेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पर। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d रहेगी। इसकी पूरी कुंडली निकाल ली हमने, है ना। अब हम बात करते हैं Y क्या होगा।
वाई में हम अमोनिया पास करा रहे हैं NH4Cl O2 ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, है ना। तो कोबाल्ट 2+ से ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, कोबाल्ट 3+ में ही जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अमोनिया के प्रेजेंस में वो ऐसा ही कुछ बनना चाहिए कि कोबाल्ट अमोनिया 6Cl3। और वैसे भी उसने बोला 1:3 है, तो 1:3 तभी होगा जब यहाँ पर अपने पास ये अंदर 1 ये कैटायन रहेगा और 3 क्लोराइड बाहर रहेंगे। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो गया 2+ से, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। और क्योंकि अमोनिया 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है तो सबकी पेयरिंग करा देगा। और अगर वो सबकी पेयरिंग करा देगा तो सारे के सारे अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 6, तो 2 हमारे पास d ऑर्बिटल खाली बचे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मैम ये कहलाएगा। क्लियर है। अब आते हैं इस पे Z पे। Z जो है इसमें एक्सेस HCl डालेंगे। एक्सेस HCl डालते ही Cl2 ऑलरेडी है, ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा COCl4 2 नेगेटिव, जो कि ब्लू कलर का होता है। क्योंकि देखो पिंक कलर से ब्लू हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ कोर्स की बात है इंक्रीज कर रही है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें सिमेट्री इतनी नहीं है, जिसके कारण इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी सिमेट्री नहीं, और जो अलग रूल होते हैं उनकी बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पर कोबाल्ट 2+ है, वही Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही आएंगे, तो ये सारा हो जाएगा। और वही इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 रहेगी क्योंकि टेट्राहेड्रल बनेगा ये। अब ABCD देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। सेंट्रल एटम आयन जो Y में है वो D2sp3 है, बिल्कुल है। सिल्वर नाइट्रेट अगर Y में डालेंगे तो 2 इक्विवेलेंट सिल्वर क्लोराइड के मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, 3 सिल्वर क्लोराइड मिलेंगे। 3 क्लोराइड आयन है ना, 3 क्लोराइड आयन है तो वो Ag+ डालने पे 3 देंगे आयन AgCl के, तो ये भी नहीं होगा। X और Z को अगर इक्विलिब्रियम पे रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में तो कलर्ड ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन जो है वो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, जिसके कारण कलर्ड ऑफ सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पिंक मिलेगा। Z जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। HClO4 HClO के बीच की कहानी बतानी है, कुछ ऑप्शंस हैं वो क्लियर करने हैं हमें। तो देखो HClO4 पहले स्ट्रक्चर बना लो, पर क्लोरिक एसिड है, ये ऐसा दिखता है, और HClO जो है वो ऐसा दिखता है, ये अपने पास हाइपोक्लोरस एसिड है। ओके, तो पहला बोला है सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो ऑफ कोर्स ही बात है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। 3 लोन पेयर है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp3 होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ओके मैम। HClO4 जो है वो बनेगा Cl2+ वाटर से, बिल्कुल भी नहीं। क्लोरीन वाटर की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट करता है टू गिव HCl + HOCl, और NaOH की प्रेजेंस में करता है टू गिव HCl + NaCl + NaClO3। NaClO4 तो तब भी नहीं बनता, तो अपने पास ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कॉन्जुगेट बेस जो HClO4 से बनेगा, क्या वो वीकर बेस बनेगा, देख लो, बना के देख लो। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब ये अपना H+ दे देगा तो ये कंपाउंड बनाएगा, ये एनायन बनाएगा बेसिकली, और ये अपने पास क्या बनाएगा, ये एनायन बनाएगा। सॉरी, कौन सा स्ट्रॉन्गर है, सॉरी वाटर का देखना है, इसका नहीं देखना, वाटर का देखना है। तो OH- बनेगा जो वो H+ दे देगा, और हम GOC में पढ़ते ही हैं। GOC में क्या पढ़ोगे, देखो O पे नेगेटिव यहाँ है, O पे नेगेटिव यहाँ है, दोनों एटम सेम है, तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये 3-3 4-4 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स कर रहा है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, और अगर इसकी एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। HClO4 क्या मोर एसिडिक है, बिल्कुल है, ये तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि जब हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एनायन फॉर्म्ड बाय रिमूविंग H+ आयन फ्रॉम द एसिड। ओके, तो जो कॉन्जुगेट एनायन बना है मेरे पास, वो कॉन्जुगेट एनायन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो मेरे पास एनायन बना है वो स्टेबलाइज है इस केस में ड्यू टू रेजोनेंस एज कम्पेयर टू HClO, वहाँ कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मैम एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो ये आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ जी, कलर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, X2 मॉलिक्यूल। बेसिकली देखो, आपने देखा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ये ग्रीनिश येलो होता, सॉरी येलो बोल देंगे, येलोइश होता है, ये ग्रीनिश येलो होता है, थोड़ा कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पर बेसिकली। ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, लिक्विड होता है बेसिकली, तो गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आयोडीन जो है वायलेट कलर होता है। तो कलर की इंटेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है ना। तो देखो कलर सबसे पहले तो दिखता क्यों है, ये रीज़न हमें पता होना चाहिए, बहुत बार आ भी चुका है रीज़न क्यों कलर दिखता है। कॉम्प्लेक्सेस में भी हम देखते हैं कि कलर दिखता है, तो क्यों दिखता है। होता क्या है कि हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स होते हैं। इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो अपने हाई एनर्जी वाले में जंप कर जाता है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसने एब्जॉर्ब करी मान लो, और वो जंप कर गया फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो जब वो वहाँ पहुँचा, वो एक्साइटेड स्टेट में खुश तो है नहीं, तो वापस आएगा। तो जब वो वापस आएगा तो एनर्जी ऑफ कोर्स की बात है रिलीज करके आएगा, क्योंकि जो उसने एनर्जी गेन किया उसका रिलीज भी तो करेगा ना कुछ पार्ट, तभी वापस नीचे आ सकता है। तो एनर्जी जब वो रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज कर, अगर वो विजिबल रेंज में आ रही है वो एनर्जी, तो जिस विजिबल रेंज में आ रही है वही कलर हमें दिखाई देगा, मतलब जिस विजिबल रेंज में वेवलेंथ है वही कलर हमें शो होता है। ओके, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप हेलोजेंस के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, सिग्मा 1s 1s स्टार, 2s 2s स्टार, मैं उसका ही देख लेती हूँ फ्लोरीन का केस, उससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो फ्लोरीन से ही पता चल जाएंगी चीज़ें। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं होमो। दिस इज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और वो हाईएस्ट एनर्जी में। और ये है ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो लोएस्ट एनर्जी है जिसकी, जो कि अनऑक्यूपाइड है। ओके, तो अब अगर आप देखो तो पाई स्टार से सिग्मा 2 पाई स्टार जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास ये सही है, ये सिग्मा स्टार है बेसिकली। पाई स्टार से सिग्मा स्टार जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण ये कलर दिखाई दे रहा है। अब उसने ये बोला कि इंटेंसिटी जो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है वो डिक्रीज हो रहा है एनर्जी गैप, इसीलिए बढ़ रही है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसने, यहाँ से यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा था, मान लो ये E1 है ये E2 है, तो E1 का एनर्जी गैप ज़्यादा है E2 से, मतलब इसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी। और अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो भी ज़्यादा करेगा, तो मतलब वेवलेंथ कम आएगी। ठीक है, वेवलेंथ कम आने का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे विबग्योर होता है, तो वेवलेंथ कम आने का मतलब इधर की तरफ येलो कलर जैसा दिखाई देगा। जैसे जैसे एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, मतलब हमारा येलो से वायलेट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो आंसर ए सही है। ओके, क्लियर। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास जो एटम है उनका साइज बढ़ रहा है। तो आपने सुना देखा भी होगा कि जैसे जैसे जाते हैं 5f 4d इन सब में एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनका एनर्जी गैप भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड रीजन पॉसिबल नहीं है, सी भी गलत है, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा इसके कारण कोई चेंज नहीं होता। और ये सही है कि होमो और ल्यूमो, होमो ये है और ल्यूमो ये है, इनके बीच का एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोन पेयर्स पूछे हैं मेरे से, तो और भी सेंट्रल एटम पे ही पूछे हैं। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। टेलुरियम किस ग्रुप का है, किस परिवार का है टेलुरियम? ऑक्सीजन का है। ठीक है, ऑक्सीजन से सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 रहेंगे। ओके मैम, और 2 इसने उधार ले लिए, 2- है ना, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 तो ब्रोमीन के बन गए। 1 मिनट, 6 और 2 उधार ले लिए तो 8 हुए। तो 6 अपने पास ब्रोमीन के एटम बन गए, एक लोन पेयर बचा, तो 6 सिग्मा है, एक लोन पेयर है। तो बेसिकली लोन पेयर 1 आ गया ना यहाँ पे। BrF2+ की बात करें तो ब्रोमीन पे 1 2 3 4
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस ब्रोमीन पे, सॉरी 7 होते हैं, 7 होते हैं, तो 2 फ्लोरीन के साथ तो वो जुड़ा हुआ है, एक उसने दे दिया तो 2 लोन पेयर रहे। SnF3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा कुछ दिखता है, ध्यान रखेंगे SnF3 का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर 0 लोन पेयर हो गए, कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। XgF3 में 8 होते हैं वैलेंस शेल, एक उसने उधार ले लिया, एक और हो गया, तो 1 2 3, फ्लोरीन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 लोन पेयर हो गए, तो 3 2 5 1 6 आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाओ, लोन पेयर निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछे हैं, ये लोग तो हम करते भी हैं नोट्स में। एरोमेटिक कंपाउंड्स इजी सा ही है, तो देखो क्या क्या होगा। ये नॉन एरोमेटिक रहेगा, क्यों नॉन एरोमेटिक रहेगा? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर रिंग होती है इसकी, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की टब शेप बनाता है ये। ओके, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारी कंडीशन सर्कल की फॉलो कर रहा है, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, 4n को रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई को। यहाँ 2 है, n की वैल्यू 0 से, ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब ये एरोमेटिक है। सेकेंड वाले में आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन प्लेनर रिंग होगी और कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर बेसिकली ऐसे था, ऐसे है तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है रिंग, और 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये भी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। ये जो है बेंजीन की वजह से एरोमेटिक है, ठीक है, और ये भी हमारे पास इन बेंजीन की वजह से एरोमेटिक है। तो आंसर 1 2 3 4 5 आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। क्या दिक्कत है इसमें? बेसिकली देखो, आपको जब भी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ऐसी स्पीशीज पूछी हो, कुछ भी पूछा हो मॉलिक्यूल्स में, तो आप MOT से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए सिग्मा 1s2, तो दोनों के दोनों पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक स्पीशीज है। फिर हीलियम 2+, तो सिग्मा 1s2 है और सिग्मा 1s1 है, तो पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2 जो है सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 4 6 डायमैग्नेटिक है। बेरिलियम 2, देखो बेरिलियम 2 है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन NT ने इसको डायमैग्नेटिक माना हुआ है, तो हम भी मान के चल लेते हैं कि डायमैग्नेटिक है। ओके, अब BU2 की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली तो बोनस हुआ था इक्वेशन किसी कारण, 2s2 2s2 pi2px pi2py 1 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। C2 में यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, बट इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 12 है ना टोटल इसमें, तो 2 4 6 8 10 12, तो ये डायमैग्नेटिक हो गई। N2 में आगे सिग्मा 2pz में 2 आ जाएगा, तो वो भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। O2 माइनस पैरामैग्नेटिक होगा, कि कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो सिग्मा 1s2 1s2 2s2 2s2 सिग्मा 2pz2 pi2px2 pi2py2 pi2px नहीं, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना 16 से, तो 2 और 1, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा और ये भी डायमैग्नेटिक होगा। 1 2 3 4 5 6 आंसर हो गया। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड of pure substance has a face centered cubic structure with edge cell length, A given है 400 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 4 × 400 × 10⁻10 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, तो 10⁻10 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? डेंसिटी दी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या दिया है? फेस सेंटर क्यूबिक है, तो Z की वैल्यू 4, तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z × M बाय में Na × A क्यूब, ये होता है।
तो डेंसिटी अपने पास 8 है, Z 4 है, M मुझे निकालना है क्योंकि मोलर मास निकालेंगे तभी एटम निकाल पाएंगे ना। तो 6 × 10⁻23 मान लो इसको, और ये 4 4 × 16 64। ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल। ओके, तो मोलर मास कितना आ गया, 8 × 6 × 16 × 10⁻⁻1। ये मोलर मास हो गया। अब उसने बोला 256 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो 256 ग्राम में कैसे निकालेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर लो, 32, 2 और 3, 10/3। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 10/3 × Na विच इज 6 × 10⁻23। तो ये 2 आ गया, 2 × 10⁻24। तो आपसे पूछा था कि n की वैल्यू बताओ यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या दिया है, कंडक्टेंस दिया है कंसेंट्रेशन का, बिग मोनोबेसिक एसिड वाज डिटरमाइंड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज 120 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी, कंडक्टेंस सॉल्यूशन का मेरे को मिला इतना, मतलब G जो है वो ये है, और pH सॉल्यूशन का इतना है, तो मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको इनडायरेक्टली गिवन है 10⁻⁻4 m। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी वो बताओ, मतलब λm0 बताओ। अब देखो, अब ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसे कापा निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू GL/A, G 5 × 10⁻⁷, L की वैल्यू 120/Ma 1। तो कितना आ गया, 0 0 6 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁵ जो है वो कंडक्टिविटी आ गई इसकी, साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बेसिकली। तो देखो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब कापा आ गया, कापा से क्या निकाल सकते हो, λm। λm क्या होता है, कापा × 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन ही है, तो कितना हो गया, 6 × 10⁻⁵ × 1000, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 15 × 10⁻⁴ है, ठीक है। तो 2 5, 2/5 × 10⁻100, तो 40 आ गई ये λm हमारे पास, 40 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली मुझे λm0 निकालना है। तो अगर मुझे अल्फा पता हो तो आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू λm/λ0। बेसिकली λ0 जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जब कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ टेंड कर रही होगी और वॉल्यूम जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट की तरफ। तो H+ आपको पता है Cα के बराबर होता है। कोई भी वीक एसिड है जब वो डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है, C कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी थी, C - Cα, 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 तो इसकी Cα कॉन्सेंट्रेशन है। C मेरे को पता ही है क्या है, 15 × 10⁻⁴, मतलब 1/15 अल्फा आ गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो 1/15, λm आ गया था अपना 40, λm0 कितना आ जाएगा, 006 600। तो आंसर क्या हो गया, Z की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखेंगे, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप है। इसमें बोला है पहले आपको कॉलम 1, 2 और 3 दिया है, और इसमें देखो ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेंशन की है जिसमें ये बोला है कि वेव फंक्शन है साई जो कि NLM पे डिपेंड कर रहा है। N यहाँ पर हमारे पास वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजिमुथल, और M जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया है r, थीटा, फाई की फॉर्म में। ओके, तो आपको कुछ चीज़ें बतानी है, जैसे कि 1s ऑर्बिटल है। अब या तो आप ऐसा कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को कि आप सारों को सबको सॉल्व करो एक एक करके, ठीक है, या आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन देखो और उस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है। अब इसने बोला हीलियम प्लस आयन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप ऑप्शन से जाओ, इजी रहेगा। जैसे इसने बोला है फर्स्ट का फर्स्ट और एस है। अब पहला जो 1s ऑर्बिटल है उसका उसने बोला है कि 1 है और s है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो 1s ऑर्बिटल है अगर उसका आपका वेव फंक्शन देखोगे तो वो एंगुलर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, एंगुलर वेव फंक्शन नहीं होता उसका, cos थीटा sin थीटा,
तो 1 इसका सिर्फ रेडियल पार्ट होता है, तो यहाँ पर ये सिर्फ रेडियल पार्ट है, बिल्कुल सही है, ये होगा इसका 1। फिर एस स्टेटमेंट, देखो एस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जब हम 2 से 4 जाएंगे और हम 2 से 6 जाएंगे, तो उसने बोला एनर्जी गैप जो रहेगा, मान लो इसका E1 एनर्जी गैप है और इसका E2 एनर्जी गैप है, तो उसने बोला है कि E1 जो है वो E2 का हाँ 27/32 है E2 का, ये बात उसने बोली है। ओके, तो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो इसके लिए एनर्जी डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता ही है, -13.6z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो मैम क्या हो जाएगा 13.6z² 1/n1², 1/n1²। E1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, z की वैल्यू मत पुट करो, 1/n1² क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/16, तो इसको सॉल्व करेंगे 13.6z² इंटू 16/12, तो 4 3 सा 4 4 सा 3/4 आ गया, ये 3/4 इंटू दिस स्टेटमेंट। E2 क्या हो जाएगा 13.6z² इंटू 1/4 माइनस 1/36, तो 13.6z² 36 9 माइनस 1 8। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ 13.6z² इंटू 3/4 इज इक्वल टू 27, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए बेसिकली, है ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, जो मैथ्स में जैसे करते हो तुम लोग। तो ये 4 8 ज़ा 3 9 ज़ा, क्या गड़बड़ हो गई, हाँ ये कैंसल 9 4 3/16 नहीं, यहाँ पे 3/16 आएगा ना, 3/16 आएगी ये, ठीक है, तो ये 3/16 आएगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा अपना। तो मतलब ये देखो आ गया, ये इक्वल आ गया, और ये z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब आपको कोई भी आयन क्यों ना दो, s तो होगा ही होगा। ओके, s तो अपने पास है ही है, तो फर्स्ट का फर्स्ट है, सही स्टेटमेंट है, सही ऑप्शन है। सेकंड का सेकंड और फिर q। अब देखो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है अपने पास, रेडियल नोड है, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1 होता है, 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, एक रेडियल नोड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद इसने बोला है Q वाला, मतलब न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी A³ के, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल A³ के बिल्कुल रहती है, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास 1 3R 1 3, देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि एंगुलर वेव फंक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन अपने पास गलत हो गया, और ऑप्शन चेक करना है तो कर लो। फर्स्ट का फर्स्ट और आर, फर्स्ट का फर्स्ट सही है, आर जो है न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है एस के लिए वो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होती है। ओके, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला है कि एक ऑर्बिटल है जो कि कॉलम 1 में गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सेकंड पी, सेकंड के लिए सेकंड सही है, और पी देखो पी जो है साई और आर का ग्राफ है, और साई और आर का ग्राफ जो है एस के लिए ऐसा ही आता है, और अगर हमारे पास नोड है तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो नोड इसमें है ही रेडियल, तो इसमें पी भी पॉसिबल है, तो सेकंड का सेकंड भी है और पी भी है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये अपने पास सही है। अगर और चेक करना और कर सकते हो, बट और गलती आएंगी, आंसर ए ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ही लो, या तो फर्स्ट का सेकंड और एस, फर्स्ट का सेकंड पॉसिबल नहीं है, रेडियल नोड इसका 0 होता है, तो यहाँ पर तो ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। फिर फोर्थ आर, फोर्थ का 3z² है, और आर फोर्थ, मतलब dz² में xy प्लेन है क्या, नहीं है। नोड बेसिकली नोड क्या है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, तो अगर आपको पता है तो dz² जो है वो ऐसा दिखता है, मतलब रिंग जो है वो xy प्लेन में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना xy प्लेन में, तो xy प्लेन नोडल नहीं हो सकता, बेसिकली इसमें कॉनिकल सरफेसेस जो होते हैं वो नोडल प्लेन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी मैम गलत है। थर्ड पी, पी जो है इसका एक ग्राफ नहीं होता, इसका जो P2PZ का ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आता है, ऐसा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following has correct combination for hydrogen atom? 1 1 का 1 तो है, P नहीं है, वही मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये वाला आंसर सही नहीं है अपने पास, ए वाला। फिर 1 का 4 और R, 1 का 4
और R, एक्स वाई नोडल पेन हो ही नहीं सकता ना, एस ऑर्बिटल में तो कोई नोडल पेन होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह होती है। फिर उसके बाद सेकंड फर्स्ट Q, सेकंड फर्स्ट Q, सेकंड का फर्स्ट और Q तो पॉसिबल है बट फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट इसमें नहीं होगा, तो हमारे पास ये जो है क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, इसका वेव फंक्शन देख लेंगे, वेव फंक्शन अलग रहेगा इसका। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट और एस, ये पॉसिबल है, ये पहले भी देख चुके हैं, वन का वन पॉसिबल है और एस तो सबका पॉसिबल है ही है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगा, डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अब की बार जो है वो ऑर्गेनिक से है पैराग्राफ, इसमें आपको डिफरेंट टाइप की रिएक्शन देखिए, बेसिकली सबस्ट्रेट दिए हैं, रिएजेंट दिया है और पूछा है टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ जो रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। अब देखो, आप ध्यान से देखो, रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो टॉलुइन में देखने को मिल सकता है, टॉलुइन में देखने को मिल सकता है। अगर टॉलुइन जो है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपने चारों में चेक किया, टॉलुइन में रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है। आपने फिर देखा कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये तो जाता ही फ्री रेडिकल से है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब मैम फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, आर हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड आर, डी हो गया। ओके, क्लियर है ये स्टेटमेंट। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एक एक लेके सबको चेक करो, उसे टाइम वेस्ट हो, इससे अच्छा ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, ऑप्शन डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है बेंजोइक एसिड किससे बनेगा। देखो, बेंजोइक एसिड कहां से बन सकता है, बेंजोइक एसिड बनाना है। ओके, अब हमारे पास देखो फिनॉल है, फिनॉल है तो फिनॉल बेंजोइक एसिड बना सकता है, कैसे बनाएगा। देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है, तो बेंजोइक एसिड कैसे बना सकते हैं। देखो, बेंजोइक एसिड जो है एसिटोफिनॉन है, मान लो एसिटोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन पे COCH3, कॉमन नेम याद रखा करो भाई, कॉमन नेम याद रखोगे तभी रिएक्शंस होंगी। अब देखो, जो सेकंड वाला है वो किसी के साथ दिया है, क्या दिया है, सेकंड फर्स्ट एस दिया है, तो सेकंड फर्स्ट एस, फर्स्ट में क्या है NaHBr2, NaHBr2 क्या करेगा, ब्रोमिनेशन करेगा मैम, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन करता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बनता है CO- Na+ और CHBr3, और इसको जब हम H+ दे देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिटोफिनॉन की रिएक्शन हो रही है, ब्रोमिनेशन हो रहा है और हेलोफॉर्म है, तो सेकंड फर्स्ट एस है, तो ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ जिससे दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं। दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो हम कहां से बना सकते हैं। तो देखो, हमारे पास अब क्या बचा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बचा है। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड इन रिएजेंट के साथ तो नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा इसके साथ बनाएगा वो भी सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, तो दो डिफरेंट एसिड तो नहीं बने। बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम करेंगे, जो हमारे पास रिएजेंट था CH3CO इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पर पर्किंस रिएक्शन होती है। बेसिकली पर्किंस रिएक्शन में क्या होता है, ये CH2- बनता है बेस की प्रेजेंस में, ये जहां जाकर अटैक करता है ये आता है COH CH2 C डबल बॉन्ड O COCH3, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं हाइड्रोलिसिस करा के, H बन जाता है, वाटर रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर ये सिनामिक एसिड बनता है। सिनामिक एसिड एक क्या बन सकता है, सिस, और एक क्या बन सकता है, ट्रांस। तो हमारे पास क्या था, थर्ड है, इसके साथ थर्ड है और साथ में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है ना, थर्ड और डी, तो आंसर इज डी। ओके, तो ये हमने देख लिया, तो ये हमारा JEE एडवांस 2017 का पेपर 1 था। थैंक यू।